हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव के एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि हम रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं कोलम्ब लॉ का। जो कोलम्ब फोर्स हमने अब से पहले वाली वीडियो में ड्राइव किया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है देन यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट। आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा, शुरुआत के लिंक्स में, शुरुआत के टॉपिक्स में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म, यानी कि हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन की। जिस फोर्स की आप बात कर रहे थे अब से पहले, अगर आपको फोर्स और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का पता हो, यानी डिस्टेंस का अगर आपको पता हो, देन इन दैट केस यू कैन से हाउ मच वर्क इज डन। दो क्वांटिटीज का पता करना होता है। अब तक हमने जो फोर्स पढ़ा है वो हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ा है, आज हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। सो बिफोर गेट इनटू द वीडियो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो श्री लाइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आप मिस ना करें कोई भी मस्ती लर्निंग वीडियो हमारी ओर से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सामने आप देख पा रहे हैं कोलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, बहुत ही बेसिक सी बात कर रहे हैं, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट में हम अभी नहीं जाएंगे। यहां से देखिए, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हमारे पास Q1 है, दूसरा हमारे पास चार्ज है Q2। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं। इन दो चार्जेस के लिए कुछ एक संभावनाएं होंगी, पहले से कुछ एक पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हो सकता है कि ये दोनों चार्जेस कैसे हों, सेम नेचर के हों। सेम नेचर के, अगर ये सेम नेचर के होंगे, इन दैट केस पहली पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो जाती है। यहाँ पे अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे, यानी अगर दोनों, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, इन दैट केस जो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड आएगा, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इन दैट केस हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर आप ये मान लेते हैं कि Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी क्या है, नेगेटिव है, इन दैट केस फिर से हमारा जो रिजल्ट होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। बिकॉज अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव नंबर होता है। आई होप यू नो दिस थिंग। इस केस में फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। समझ रहे हो, जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, इन दैट केस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेलेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो सकती है कि ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2, ये दोनों अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसमें से Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि Q1 नेगेटिव हो और Q2 पॉजिटिव हो। इन दैट केस जो रिजल्ट होगा वो 0 से कम होगा हमारा रिजल्टेंट, और इस केस में हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा हमारे पास अट्रैक्टिव नेचर का। समझ पा रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को दोनों चार्जेस। अब वेक्टर फॉर्म का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। हमें क्या करना होता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हम बताते हैं कि इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में जो कोलम्ब फोर्स लगने वाली है, इन दोनों के बीच में जो कोलम्ब फोर्स लगने वाली है उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। जब हमें दो डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, यानी कि दो डिफरेंट लोगों के लिए अगर हमें यह पता करना हो कि उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, इन दैट केस हम क्या ढूंढते हैं, हमें चाहिए होता है एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यानी हम कहीं से तो देख रहे होते हैं, समझ रहे हो, आपके सामने दो लोग अगर रस्सी पकड़ के, रस्सा कस्सी का जो खेल होता है हमारे बीच में, मान लीजिए दो तरफ से लोग पकड़ के खींच रहे हैं, आपको उन दोनों का फोर्स कैसे पता कि वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, आप कैसे पता करते हैं कि आप साइड में खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं, जब आप खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं देन इन दैट केस यू कैन नॉट से आइदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट अगर आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, देन इन दैट केस यू कैन स्पेसिफाई। सिमिलरली Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, और इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, जाहिर सी बात है, हम किसी ना किसी पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट O, और हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट O से लेके जो Q1 का डिस्टेंस है वो R1 वेक्टर है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट O से लेके Q2 का डिस्टेंस हमने R2 वेक्टर लिखा है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ रही होगी, दोनों फोर्सेस के बीच में, सॉरी, दोनों चार्जेस का ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा Q1 Q2, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं R12, यानी कि चार्ज Q का डिस्टेंस, Q2 का डिस्टेंस किससे, Q1 से। ठीक है, किसका डिस्टेंस बताया मैंने, Q2 का डिस्टेंस बताया, किससे बताया, Q1 से। सो Q1 का डिस्टेंस, सॉरी, रेडियल वेक्टर R1 और Q2 का रेडियल वेक्टर
R2। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा हम बात कर सकते हैं R21 की, यानी कि डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम Q2। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कभी डीप में इसके बारे में बात करेंगे। तो यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा R12 वेक्टर होगा वो बराबर होगा माइनस R21 के, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे सामने जैसे एक कैमरा है, हम मान लेते हैं कि मेरे और कैमरे का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। कितना है, मान लीजिए 2 मीटर है। तो अगर मैं यहां से, मेरे पास से अगर मैं फीते का 0 रखता हूं और वहां से फीता खींच के लेके जाता हूं आगे तक, तब भी क्या रहेगा, 2 मीटर ही रहेगा। और वहां पे फीते का 0 रख के मेरे तक फीता खींच के लाता हूं, इन दैट केस भी क्या रहेगा, 2 मीटर ही रहेगा। समझ रहे हो, यानी मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा लेकिन डायरेक्शन हर बार क्या है, ऑपोजिट है। समझ रहे हो, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो ये जो माइनस सिंबल है यहाँ पे, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ से डायरेक्शन को। R12 और R21 मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। दोनों के ऊपर वेक्टर सिंबल्स हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखिए, इतनी बात हमको पता है, वी नो दैट। अब आप ये बात जानते हैं कि कूलम्ब फोर्स को FC, यानी हम स्केलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट हियर, दिस इज द परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, देन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा कूलम्ब फोर्स होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात की है। ओके, हमने कहा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जाहिर सी बात है स्केलर में तो हम लिखने नहीं वाले, ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, वेक्टर फॉर्म में 2 केसेस हो सकते हैं कि जो फोर्स है, जैसे डिस्टेंस का हुआ यहां से इन दोनों के बीच में, कि जो डिस्टेंस है वो 1 से लेके 2 तक हो सकता है या 2 से लेके 1 तक हो सकता है। तो सिमिलरली जो फोर्स होगा वो भी 1 से लेके 2 तक हो सकता है और 2 से लेके 1 तक हो सकता है। हम शुरुआत में लिख रहे हैं 1 से लेके 2 तक। इस केस में हम फोर्स लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला Q1 Q2 से। ओके, जो रेडियल वेक्टर है वो इस बार चेंज हो जाएगा, F12, यानी फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, सेकेंड चार्ज Q2 के ऊपर लग रहा है। किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ओके, तो रेडियल डिस्प्लेसमेंट को भी किसकी फॉर्म में लिखेंगे, R12 की फॉर्म में, यानी डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम Q1। ओके, स्क्वायर, वेक्टर इनटू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो स्क्वायर ही आने वाली है वैल्यू। ओके, R कैप, व्हाट डू वी मीन बाय R कैप, वैसे इसको R12 कैप लिख लीजिए। ये इसका क्या मतलब होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है। R12 कैप यूनिट वेक्टर शो करता है नॉर्मलाइज डायरेक्शन को। ओके, एक केस हमारे पास ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि फोर्स लग सकती है सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की ओर, F21। तब इस केस में फोर्स क्या होती है, सारी क्वांटिटीज सेम रहेंगी, बस एक ही चीज हमको चेंज करनी है। क्या करनी है, Q1 Q2 R21 स्क्वायर एंड दिस इज द R21 यूनिट वेक्टर। बाकी सब कुछ सेम है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। अब हमें यह पता है कि जो R12 है, जो यूनिट वेक्टर की केस में, यहां से अब यहां तक तो हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एंड दिस इज अवर सेकंड एक्सप्रेशन। अब हमें ये बात करने, ये पता करना है कि ये जो F12 और F21 के बीच में एक रिलेशन होता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। अब वो हम कैसे बताएंगे, देखिए यहां तक इक्वेशन समझ आ गई होंगे मेरे ख्याल से, 1 और 2 तक। ठीक है, अगर यहां तक समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहां से मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूं, हमको स्पेस चाहिए होगा यहां पे। ओके, अब देखिए जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर R है, तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है, इसकी एक्सटेंशन होती है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, ये इसकी एक्सटेंशन होती है, वेक्टर अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड। सेम यही चीज हम यहां यूज करेंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए यहां पे इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, F12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए R12 स्क्वायर है तो R12 यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे,
r12 वेक्टर ओवर r12 वेक्टर, सॉरी r12 मैग्नीट्यूड। तो नीचे टर्म हो जाएगी हमारे पास r12 क्यूब और यहां पे हो जाएगा r12 वेक्टर। अनदर एक्सप्रेशन सिमिलरली F21 को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 क्यूब R21 वेक्टर, ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब हमने ये चीज पहले ही बात की थी इसके बारे में कि जो हमारा R12 वेक्टर है वो नेगेटिवली इक्वल है R21 के। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं यहां से, वी कैन से दैट द f ऑफ 12 will be equals to negative of f of 21. Well, this is the vector representation of Coulomb force. अगर आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, अगर आप यहां तक लिख देते हैं देन दिस इज सफिशिएंट, और अगर आप यहां से कर देते हैं, थोड़ा और आगे लिख देते हैं तो अच्छा लगता है। आई थिंक आपको थोड़ा ग्रेडिंग में हेल्प भी होती है। और ये चीज़ भी अगर आप मेंशन करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा समझा जाता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो कि होना भी चाहिए। और आपका जो एक्सप्रेशन आता है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ तक का पूरा एक्सप्रेशन है। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं देन डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।